अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जो मुफ्ती कामरान शहज़ाद साहब ने जो एवोल्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन की थी कुरान पाक से, उसके हवाले से तो मैंने उनको ऊपर एतराज़ किए थे। लेकिन आज जो एवोल्यूशन का रिस्पांस है जो इस्लाम की तरफ से हो सकता है, या जो हमारे पास अल्टरनेटिव या उसके मुतबादिल जो हमारे पास मालूमात है या इंफॉर्मेशन है, मैं आज उसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो देरिये हैं या एथियस्ट हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा जो वैलिड, या आप ये कह सकते हैं वो समझते हैं कि वैलिड है, या उनके पास सबसे ज़्यादा जो कारकुन जो है वो रीज़न या आर्गूमेंट जो है वो है फासल रिकॉर्ड का। तो बेसिकली मुफ्ती साहब ने भी अपनी वीडियो में वो फासल के बारे में कुछ कहा कि उनके पास वो है। तो हमारे पास उसके हवाले से भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अल्टरनेटिव। तो वही मैं आज डिस्कस करूंगा, और कैसे मैं बताऊंगा कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बाइस्ड है, यानी कि एक तरफ़ा उनकी अपनी मतलब मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन है। और जब भी वो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं या उसको उससे कुछ नतीजा अखज़ करते हैं, तो वो हमेशा एक एथियस्टिक या एक धैर्य जो होता है या मुलद वाला जो दिमाग सामने रख के उससे इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये, वो ये कहते हैं कि भाई फासल हमें मिले तो वो हमें अफ्रीका से जो उनको वो ढांचे वगैरह मिले वो एप्स, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि बंदरों के करीब, एक बंदरों और इंसानों के दरमियान में एक जो एक उनकी वो शेप या उनके साइजेस वगैरह थे, उनका आर्गूमेंट ये है। तो बहरहाल हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो फासलाइजेशन है, कुछ मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा क्योंकि उसकी मतबादल उर्दू टर्मिनोलॉजी या तो बहुत मुश्किल है और वो फ़ौरन रवानी से मेरे मुंह पे भी नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं उसको इंटीग्रेट करूँगा, डालूँगा अपनी मुख्तलिफ, जब मैं नई वीडियोज़ बनाऊँगा उनमें भी। फ़िलहाल मैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा। टर्म्स का मतलब कुछ अल्फाज या कुछ नाम जो है वो इंग्लिश ही इस्तेमाल करूँगा। तो उसमें सबसे पहले ये कि फॉसिलाइजेशन जो होता है कि जो जानदार चीज़ें या इवन बेजान भी जो मरती हैं और उनकी जो जिस्म जो है वो प्रिजर्व हो जाते हैं ज़मीन के नीचे, तो उसको फासलाइजेशन कहते हैं। फासलाइजेशन ये होता है कि फासलाइजेशन हमेशा पानी वाली जगह पे ही होती है, जहाँ पे पानी के करीब कुछ ढांचे या कुछ जस्त या कुछ मरे हुए जो भी जानदार चीज़ें हैं वो पानी के किनारे पे होंगी। तो पानी की एक लहरें आती जाती रहती हैं, उसके ऊपर पानी मट्टी की तय चढ़ाती जाती हैं, तो उसके नीचे वो प्रिजर्व रहती हैं। तो हमेशा फासलाइजेशन पानी के करीब वाली जगहों पे ही होती है। तो इनके खुशक जगहों पे, पहाड़ों पे, ऊंची जगहों पे फासलाइजेशन नहीं होती। तो ये एक बात, एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, जो कि जिसको कोई साइंस भी इसको बैक करती है और डिनाई नहीं कर सकती। तो हम ये कहते हैं कि जब फासलाइजेशन नदियों पानी के किनारे होती है या झीलों के किनारे होती है, तो जो उनको सैंपल्स मिले हैं, ज़्यादातर सैंपल्स या ज़्यादातर जो उनको जो वो ढांचे मिले हैं वो अफ्रीका में मिले हैं। तो हम ये कहते हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन ये है जैसे कि और वो बंदरों और इंसानों के दरमियान उनको वो ढांचे मिले हैं। पहले तो हम ये कहते हैं कि वो बंदरों के करीब या इंसानों के करीब तो नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर जो उनको ढांचे मिलते हैं वो तकरीबन ज़्यादा मकदार में वो गल सड़ गए होते हैं, और बहुत सारे ढांचे एक जगह पे मिक्स होते हुए हो सकता है, मुमकिन ऐसा हो सकता है कि इवन अगर वो डीएनए भी करेंगे तो तब जाके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतने लाखों हज़ारों की तादाद में जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो उनका सबको डीएनए करके फिर उसके बाद उसको वो कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दूसरे का अरेंज हो जाए किसी दूसरे मुजस्मे के साथ। अनटिल रिसेंटली वो ऐसा कर सकते थे। तो पहले वाले जो भी शवायद हो सकते हैं उनको दोबारा रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। पहले तो हम ये कहते हैं कि वो उनको मिले नहीं हैं। वो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ढांचे जो हैं ज़्यादातर वो गल सड़ गए, उससे कभी भी ऐसा नहीं होता। एक प्लास्टिक सर्जन जब किसी बंदे की वो बनाता है, यानी कि नाक को ठीक करने की या होंठ को ठीक करने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि पिक्चर एक लाएँ, उसके बगैर वो उनको गैस नहीं कर सकता कि उसकी नाक की शेप क्या होगी। तो वो कैसे कर लेते हैं कि एक 40%, जैसे कि लूसी जो कि बहुत मशहूर है, वो एक ढांचा उनको मिला है और वो 40% अपनी जगह पे मौजूद है और 60% वो गल सड़ गया है। उसके बावजूद भी उन्होंने उसका पूरी शक्ल बनाई, चलो शक्ल सूरत बना ली, ढांचे से ऊपर गोश्त पोश चढ़ा लिया। उन्होंने उसको मंकी की शक्ल कैसे दी, फिर उसके बाद उसकी नाक कैसे एक बंदर की तरह बना रही और बाल को कैसे गैस कर लिया, जो कि नामुमकिन चीज़ है। यकीनन वो एग्जरेशन करते हैं, जो साइंसदान वगैरह लोग होते हैं वो जानबूझ के अपने नैरेटिव को आगे फैलाने की कोशिश करते हैं और उसको इंडोर्स करते हैं। जबकि ये सामने देखी जा सकती है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन वो जो है वो अनरिलायबल हैं और अनसाइंटिफिक चीज़ें, कि फेशियल हेयर को कैसे गैस कर सकते हैं, बिल्कुल झूठ फ्रॉड है, मैं ये कहूँगा। तो बहरहाल
इसमें आगे हम फर्दर ये जाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई फॉसिलाइजेशन जो है वो नदियों के किनारे होती है। तो हम कुरान पाक से इस चीज़ को देखते हैं कि अफ्रीका के अंदर उनको सारे ढांचे मिले। इनके एक जगह पे बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि 12,000 के करीब, लेकिन चलो 12,000 अगर नहीं मानते, क्योंकि दोबारा मैंने रिसर्च की तो वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी, बहुत अर्सा पहले मैंने पढ़ी थी। तो तकरीबन इन्हीं के एक ख़ास मकदार में जो बनी इसराइल, जिनको अल्लाह ताला ने अज़ाब दिया था, कहा था कि तुम बंदर बन जाओ, सब्त वाले जो हफ्ते के दिन नदियों के किनारे पे क्या करते थे, मछलियों को पकड़ते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बन जाओ खबीस बंदर और तुम आने वाली नस्लों के लिए इबरत हो। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो अफ्रीका के नदियों के किनारे, वो झीलों के अंदर वो अपने घड़े बनाते थे, उसमें मछलियाँ आती थी, फिर वो उसको पकड़ लेते थे। उन्हीं बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अजाब दिया और उनको बंदर बना दिया। तो वो इंसानों से बने हैं बंदर, ना कि बंदरों से बनते हैं इंसान। तो वो डेवोल्यूशन या डी एवोल्यूशन आप उसको कह सकते हैं, वो हुई हुई है कि कन्वर्जन हुआ है इंसानों से। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि पहले ज़मानों में उनको वो चूहे बना देते थे, बंदर बना देते थे और सूअर बना देते थे। ये 3 जानवरों का ख़ास तौर पर जिक्र हुआ। और इनके बारे में एक बहुत ज़बरदस्त फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि नबी पाक ने फरमाया कि आपने देखा नहीं कि चूहे जो हैं, एक हदीस है नबी पाक वसल्लम का फरमान है कि आपने चूहे जो हैं वो ऊँट का दूध नहीं पीते। ये बनी इसराइल की नस्ल में से हैं जो कि जिनके ऊपर ऊँट का दूध हराम था। तो अब ये ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है, ना किसी साइंसदान ने सर्च किया, ना हमने कभी सर्च किया कि चूहे जो है वो ऊँट का दूध पीते हैं कि नहीं पीते। तो पूरा मुमकिन है इंशाल्लाह कि वो नहीं पीते होंगे और नहीं पिएंगे, और उससे उनको कोई ना कोई मसला होता होगा ज़रूर। तो आगे जाके ये कुछ उसमें मॉडिफाई करके जानबूझ के किसी को उसका आदी बनाया, वो और बात है, लेकिन नेचुरली वो यकीनन नहीं पीते होंगे। तो इससे पता चलता है कि जिन लोगों को अजाब दिया गया था उन लोगों की नस्लें आगे भी चली यकीनन। तो इसलिए बंदरों में से भी ऐसा हो सकता है कि उनकी नस्लें आगे चली हों। तो क्योंकि इस हदीस से हमें पता चलता है। फिर उन्होंने कहा कि सूअर, और एक बड़ी एस्टॉनिशिंग बात, बड़ी एक अमेजिंग बात यह है कि बंदर का डीएनए हमारे साथ 98% मिलता है, चूहे का डीएनए हमारे साथ 85% मिलता है। तभी ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट चूहों पे किए जाते हैं, और सूअर का डीएनए हमारे साथ 90% मैच करता है। तो वो अल्लाह ताला अजाब देते थे पहली कौमों को, और उम्मत मोहम्मदी में अजाब देना अल्लाह ताला ने बंद कर दिया कि उनके चेहरे नहीं बिगड़ेंगे, बल्कि पहली उम्मतों में ये चेहरे बिगड़ा करते थे। तो हमारे पास एक ही है कि हम वो जो बनी इसराइल जिनको अजाब दिया गया था, ये उनकी लाशें थी। वो जाके नदियों के किनारे हंटिंग जिस टाइम कर रहे थे, उसी टाइम उनको अजाब दिया गया, उस टाइम वो बंदर बन गए और उनमें से मर भी गए वहाँ पे, क्योंकि बनी इसराइल ने उनके सामने दीवारें चुन दी थी, वो उसके पीछे ही रह गए थे। और जानदार थे, तो मतलब जानवर बन गए थे, तो उनकी अब अकली सलाहियत ऐसी नहीं थी कि वो उन दीवारों को फलांग के या कुछ इस तरह करके आ सकते थे। तो वो सारे वहीं पे हो गए। फिर वो वहाँ पे दफन किया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अगले आने वालों के लिए इबरत और निशानी रखी है, तो उनके फासिल अब निकल रहे हैं, तो हमें सही जगह पे पहुँचना चाहिए। अच्छा, वो इसका एक उनके पास एक बड़ा जो है ना, वो एक जवाब है। वो ये कहते हैं कि भाई ये बनी इसराइल वाली बात तो एक कल परसों की बात है, 2-3 हज़ार साल पुरानी बात है। तो ये जो लाशें ढांचे हमें मिल रहे हैं, तो ये तो कोई कितने मिलियन साल पुराने, तो कोई कितने मिलियन साल पुराने। तो हम ये कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये इतने मिलियन साल पुराने। तो कार्बन डेटिंग जो है वो तो 50,000 साल तक की बात बता सकती है। तो इनफैक्ट उनको कार्बन डेटिंग ही करनी चाहिए, ताकि कम से कम 50,000 साल तक के ढांचों का तो पता लग सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग करते हैं। तो इवन कार्बन डेटिंग भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि कार्बन एक अगर वो ढांचा या बंदर हो, वो भी 2 स्पर्म और एग से मिलके बनता है, तो वो तो 2 सेल थे, 2 सेल के अंदर कितना कार्बन हो सकता है। फिर बाद में उसकी माँ के ज़रिए उसको एनर्जी मिली, और वो उसने जो खाना खाया ज़मीन से वो उनको मिला। तो इस तरह देखा जाए, जो एक इंसान, जैसे अभी मैं इंसान हूँ, तो हम खाना खा के हमारे अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमने ज़मीन से उठा के लिए हैं, तो हमारे अंदर डायरेक्टली वो मौजूद नहीं थे। तो हमारी एज वो उनकी हाफ लाइफ का हमें नहीं पता कि उन्होंने क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना टाइम गुजारा और हमारी बॉडी में कितना गुजारा। कभी भी इससे आप किसी की जानदार की एज को मालूम नहीं कर सकते। यही बात यूरेनियम की भी। यूरेनियम के उन्होंने कहा कि यूरेनियम बहुत लंबी उसकी हाफ लाइफ होती है, और डायरेक्टली कभी भी फासल के अंदर यूरेनियम को चेक नहीं किया जा सकता। इनडायरेक्टली वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई एक फासल, एक ढांचा उनको मिला एक जगह पे, उसके इर्द गिर्द जो चट्टानें, रॉक्स हैं, उनके अंदर एक जेम है, एक पत्थर है जरकोनियम का। उस जरकोनियम के अंदर जो यूरेनियम है, उसकी हाफ लाइफ से वो उस ढांचे की उम्र बताते हैं। क्या ये कोई रिलायबल चीज़ हो सकती है? और वो कहते हैं बहुत ऑथेंटिक और बहुत रिलायबल है। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे बड़े इसके अंदर जो फ्लॉज या इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, एक कॉमन साइंटिफिक नॉलेज रखने वाला बंदा वो पूछेगा और उसका वो जवाब नहीं दे सकते। मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे हमें पता है कि ज़रकोनियम जो है वो हाई टेम्परेचर पे एक लावा में पैदा होने वाली चीज़ है। बाकी इस तरह क्रस्ट में भी पैदा होता है, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पैदा होते हैं, लेकिन उसके अंदर
उसका यूरेनियम का आना फिर भी वही बात है कि ज़्यादातर ये होता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर 900 डिग्री से ऊपर से लेकर 1800 डिग्री तक जो है वो ज़रकोनियम बनता है। ठीक है, वो ज़रकोनियम जो बनता है जहाँ पे बनता है तो वहाँ पे फासलाइजेशन मुमकिन ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बनता है। अगर हाई टेम्परेचर फासलाइजेशन यानी कि नदी के किनारे है तो पहले तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि पानी वाली जगह होती है। और अगर वहाँ पे बन भी जाए तो वो अगर वहाँ पे उतना हाई टेम्परेचर आ भी जाए, कहीं ना कहीं से बह के अगर लावा आ भी जाए, मिसाल के तौर पर बाद समुद्रों में भी लावा आ जाता है, तो वो उस लावे को, उस फासल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, डैमेज कर देना चाहिए, बजाय कि उसके इर्द गिर्द जरकोनियम को ला के इकट्ठा करे, फिर यूरेनियम को इनकेस करे उसके अंदर, और फिर तो यानी कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जहाँ पे भी कोई फासल मौजूद है वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन हो जरकोनियम की और फिर उसके अंदर यूरेनियम जमा हो जाए। इवन देन भी जरकोनियम के बनने से और यूरेनियम के उसके अंदर आने से पहले, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं किसी ने बनाने तो है नहीं, ये तो शुरू से दुनिया के शुरू से यहाँ पे मौजूद हैं। किसी की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, किसी की हाफ लाइफ लेट होगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये फासिलाइजेशन के लिए सही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे लावा बनते हैं और वहाँ से ये बैग के आते हैं, और बैग के आने के बाद फिर रॉक्स के अंदर वो फासिलाइजेशन वाली जो उसके इर्द गिर्द रॉक्स हैं उनके ऊपर वो आके डिपॉजिट होते हैं। वो कभी भी वहाँ पे बनने का मुमकिन नहीं हो सकता। इवन देन वो उसके अंदर भी हों तो वो ढांचे के साथ उसका ताल्लुक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ढांचे के आसपास इनडायरेक्ट मेथड है उनका किसी भी फॉसल की एज को मालूम करने के लिए। तो हम कैसे इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, जिसके अंदर इतने इतने ऑब्जेक्शन आ सकते हैं कि भाई फासल ये जो क्रिस्टलाइजेशन जो होती है इतने हाई टेम्परेचर पे होती है, फासल के करीब तो कभी हो ही नहीं सकती। ये यकीनन किसी न किसी लावा रॉक्स के अंदर या लावा के अंदर ये फासलाइजेशन हुई, ये क्रिस्टलाइजेशन हुई होगी, उसके अंदर यूरेनियम आया होगा, पता नहीं वहाँ पे उसने कितना टाइम गुजारा, फिर बाद में इस फासल के पास फासल जो है उनके पास आके इसका कितना टाइम गुजरा है, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो ये हम ये कहते हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है। हम ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर अजाब किया गया था और इनमें से और यही 3 स्पीशीज़ जो है हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और ये बनाया गया, उनको सज़ा हुई थी। अल्लाह ताला ने कहा कि इबरत का हम कहाँ बनाएंगे, तो इनके ढांचे वगैरह हमारे पास ये मौजूद हैं। और जबकि जो एक उनका आर्गूमेंट हो सकता था वो है इनकी रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जिसके अंदर हम कहते हैं कि वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी इनकी जो है ना ऑब्जेक्टेबल है और हर तरह डिफरेंट किस्म की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से या डिफरेंट किस्म की डेटिंग मेथड इस्तेमाल करने से डिफरेंट किस्म की एजेस आ रही हैं और वो रॉक्स की एजेस ही आ रही है, वो क्रिस्टल की आ रही हैं, वो उसके अंदर यूरेनियम की आ रही हैं। फासल की डायरेक्टली कभी भी एजिंग वो इस तरह नहीं कर सकते और ना ही मुमकिन है। तो ये यकीनन उनकी एज सेम यही एज है जो हमारे इस्लामी किताबों में या किताब बुक्स के अंदर जो मेंशन हुई हैं कि भाई ये कुछ अर्सा पहले के जो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अज़ाब किया था, वो तभी तो हम डिफरेंट किस्म के साइज़ और शेप्स मिले। तो जब वो मेरी एक एथियस्ट देरी के साथ जब डिबेट हो रही थी, तो 2 एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, तो उनके साथ जब मेरी डिबेट हो रही थी तो